स्वागत है आप सभी लोग जैसे इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग मेक आईएएस का 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का प्रश्न संख्या 45 तक सॉल्व कर चुके थे और इसमें हम लोग 45 के बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न का रहा है 46, मतलब इसके लिए तो पहला प्रश्न ही होगा। तो ये 46 प्रश्न का रहा है, कथन कारण का प्रश्न है ये। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जड़ें क्या है। भारतीय संविधान की उत्पत्ति एवं विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में है। तो देखिए कथन क्या है, सही है। ठीक, अब देख लेते हैं कारण क्या है कि वर्ष 1773 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए थे। तो देखिए कारण भी क्या है, सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ये देखना कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसे प्रश्नों को आए तो क्या करिए, पहले कथन पढ़े और कथन के बाद से तुरंत क्या करते हैं हम लोग, कई बार बता चुका हूँ, कथन के बाद से तुरंत क्योंकि लगा देते हैं। और जो क्योंकि पढ़ने के बाद से और कारण लग रहा है कि हाँ ये मतलब इसके बारे में ही कह रहा है या इससे कुछ संबंधित है, तो कारण क्या है, सही व्याख्या कर रहा होगा। तो हम लोग फिर इसको एक बार और फिर पढ़ते हैं। देख, कह रहा है कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय इतिहास में है। आगे क्या करेंगे, क्योंकि वर्ष 1773 के बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए थे। तो ये कारण क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि 1773 के बाद से विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से धीरे धीरे यहाँ पे मतलब क्रमिक विकास हुआ सब भारतीय संविधान का। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है सही स्पष्टीकरण, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। किस में, ऑप्शन नंबर सी में दी, एक मिनट रुकिए जरा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं। क्या दे रहा है इसमें कि ए तथा आर दोनों सही हैं और ए जो है और ए का सही स्पष्टीकरण आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न 47 क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लें भारतीय संविधान के बारे में। तो देखिए भारत का संविधान विकास इस बात पर विस्तृत विश्लेषण है कि भारत का संविधान अतीत से वर्तमान तक कैसे विकसित हुआ। जैसे कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास की जो जड़ें हैं ब्रिटिश काल के दौरान ही भारतीय इतिहास में, जैसे कि एक तरफ देखा जाए तो 1773 में ही, ये कब हुआ तो 1773, कब, हाँ 1773 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के शासन के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी भारतीय आकांक्षाओं, मतलब यहाँ के जो लोगों की जो मतलब मनोदशा या यहाँ के लोगों के अनुकूल थी, वो कभी मतलब इनको कभी संतुष्ट नहीं कर पाए। और हालांकि संतुष्ट नहीं कर पाए, ये इसका भी पीछे कारण था कि ये विदेशियों के द्वारा शासन किया गया था। लेकिन हाँ एक संविधान के लिए क्रमिक विकास तो था ही। तो खैर उसका कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही था। अगला प्रश्न हम लोग 47 देखते हैं 47। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको आप लोग पता भी होगा। तो क्या कह रहा है, सर जॉन हाइड, सर स्टेफन, सर रॉबर्ट चेम्बर्स या सर एलिजा एम्पे। इसका सही आंसर हो जाएगा सर एलिजा एम्पे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, सर एलिजा एम्पे। और देखिए भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था, तो हुआ था 1774 में। कब, 1774 में होता। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। और इसे कलकत्ता में सर्वोच्च, मतलब इसे कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश थे और तीन कितने, और तीन अन्य न्यायाधीश थे। कितने, तीन अन्य न्यायाधीश थे। और यहीं पे सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश, और जो दो और थे जिसमें सर रॉबर्ट चेम्बर्स, कौन थे, एक रॉबर्ट चेम्बर्स थे, लिखा नहीं गया है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, एक रॉबर्ट चेम्बर्स, स्टीफन एव जॉन हाइड को मतलब इसमें अन्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो खैर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः कथन कारण संबंधित है। कह रहा है कि नीचे दिए गए, कह रहा है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरा कारण आ रहा है। तो कह रहा है कि 1774 के स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे संबंधित प्रावधान अस्पष्ट और दोषपूर्ण थे। तो पहला कथन इसमें क्या है,
तो देखिए पहला कथन क्या है इसमें सही है, क्योंकि कारण देख क्या कर रहा है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधानों प्रावधानों में हाँ, कलकत्ता से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंधित प्रावधानों में गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विभाजन को निर्दिष्ट नहीं किया गया था। तो देखिए इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है, और हाँ जहाँ तक मुझे लग रहा है कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ए तथा आर दोनों सही है, और ए आर का मतलब ए का सही स्पष्टीकरण क्या है, आर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी ए नहीं था, ये बी में था, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न 49 कह रहा है कि किस वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट तो क्या लाया गया, तो 1775 में या 1778 में या 1781 या 1784 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1781, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया, और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल कार्य क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा करना था, और यह 1781 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने यह प्रावधान किया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान दिया जाए। किससे, तो 1833 के चार्टर एक्ट, या 1793, या 1813, या 1853। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1793। क्या होगा, 1793, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 1793 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर जो शक्ति प्रदान की गई थी, उन्हीं शक्तियों का विस्तार भविष्य में सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को किया गया था। तो खैर ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न आप देखते हैं यहाँ से, प्रश्न संख्या 51 का रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था, तो लॉर्ड वेसेसली। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, तो लॉर्ड वेसेसली। देखिए पहला ही कथन इसमें क्या है, गलत है, क्योंकि जो तो देखिए इसमें जो पहला कह रहा ना पिट्स इंडिया एक्ट कब, तो लॉर्ड वेसेसली के समय में लाया गया। तो देखिए पहला ही कथन क्या है, गलत है इसमें, क्योंकि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ये पिट्स इंडिया एक्ट था लॉर्ड वेसेसली के समय नहीं, बल्कि ये कब लाया गया था, तो लॉर्ड हाँ वारेन हेस्टिंग्स, किसके समय पे, तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय पे लाया गया था, ठीक है। और क्योंकि देखिए पिट्स इंडिया कब, सभी लोगों को पता होगा कि ये 1773 में आया, और जो वारेन हेस्टिंग्स थे कब से कब तक थे, तो 1773 से लेके ये, हाँ 1773 से लेके ये थे आपका 1785 तक। कब तक, 1785 तक। तो पहला कथन क्या हमारा गलत है। अब पहला कथन गलत है तो देखिए अब दूसरा देख लेते हैं, चार्टर अधिनियम 1853, ये कब, डलहौजी के समय में। तो देखिए पहला कथन क्या है, सही है, सॉरी दूसरा कथन क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, कब, लॉर्ड कैनिंग के समय। तो ये भी सही है। दो अर्थात 2 और 3 क्या है, सही है। देखिए 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही लॉर्ड वेसेसली का जो समय है ना, यहाँ आप नीचे लिख देते हैं। देखिए इनका जो समय था 1798 से लेके ये थे 1805 तक। कब तक, 1798 से लेके 1805 तक थे। तो 2 और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक प्रायः सेंट हेलेना अधिनियम कहकर भी संबोधित किया जाता है। वर्ष 1858 का भारत शासन अधिनियम, या 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1813 का चार्टर अधिनियम, या 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1833 का चार्टर अधिनियम, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। सेंट हेलेना अधिनियम किसको कहा जाता है, तो चार्टर अधिनियम 1833 को सेंट हेलेना अधिनियम कहा जाता है।
देखिए चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जो ये क्या था पृष्ठभूमि था, और इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। इसके माध्यम से सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। एक सेंट हेलेना नामक द्वीप था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और देखिए सेंट हेलेना द्वीप जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में, कहाँ पे, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है। और अफ्रीका की जो आप जब अफ्रीका का जो नक्शा देखेंगे उसके दक्षिण पश्चिमी तट से लगभग मतलब 1200 मतलब ये 1200 नहीं, लगभग 2000 किमी के में पश्चिम में स्थित है। तो खैर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना 1792 में की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, तो 1792 में की गई थी। तो देखिए इसमें जो पहला कथन दे रहा ना वही गलत है, क्योंकि जो मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी ये कब किया गया था, तो 1784 में किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कब किया गया था, तो ये 1784 में किया गया था। ये 1784 में किया गया था, अर्थात पहला कथन क्या है, गलत है हमारा। दूसरा करें इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार में कंपनी के नागरिक सैन्य और राजस्व कार्यों पर नियंत्रण, आगे देखते क्या लिख रहा है, नियंत्रण रखे गए। देखिए दूसरा कथन क्या है, सही है। एक पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। किसके तहत भाई, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, या 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1858 का भारत शासन अधिनियम, या 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। किस अधिनियम के माध्यम से, तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम, या 1833 का, या 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1858 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 56। ये पहला इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा के प्रोत्साहित किया। तो देखिए पहला कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा के प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को इसमें यहाँ क्या किया, बढ़ावा दिया। और दूसरा कथन कह रहा है कि 1833 में जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये देने की थी। देखिए दूसरा कथन भी क्या है, गलत है, क्योंकि 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, न कि 1833 में। कब किया गया था, ये 1823 में कब किया गया था, 1823 में किया गया था। और जिस मतलब इसी की जिम्मेदारी शिक्षा के लिए था, मतलब शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये देने के थे। और इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसमें के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये 1837 में लॉर्ड मैकाले, हालांकि इनको लॉर्ड नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैकाले मतलब मुंह से अब लिखा कई जगह रहता है तो निकल जाता है, तो मैकाले थे। और खैर तो देखिए दोनों इसमें कथन क्या है, गलत है, दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। अगला प्रश्न देखते हैं 57 का रहेगा, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में आईएएस की परीक्षा भारत में ही होनी प्रारंभ हो गई। तो देखिए पहला कथन क्या है, इसमें पहला कथन क्या है, गलत, सही है। पहला कथन क्या है, गलत, सही है। दूसरा कथन क्या है, भारत में सबसे पहले दिल्ली में सिविल सेवा
सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन किया गया। तो देखिए दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि सबसे पहले जो सिविल सेवा का आयोजन किया गया था ये दिल्ली में न ही बल्कि इलाहाबाद में किया गया था। हालांकि अब तो प्रयागराज नाम हो गया। तो सबसे पहले जो सिविल सेवा का भारत में मतलब एग्जाम हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पे, मतलब प्रयागराज में ही हुआ था। ठीक, खैर अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी इसमें एक और स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय सिविल सेवा 1930 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों का अधिक था। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। दोनों कथन क्या है, गलत है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में जो आईएएस की परीक्षा होनी थी वो भारत में होनी थी। और इसका सबसे पहले मैं बोल ही दिया हूँ कि ये इलाहाबाद ही था। और देखिए तीसरा जो कथन कह रहा है कि 1930 के बाद भारतीय, तो देखिए 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। अर्थात दूसरा कथन भी क्या है, गलत है हमारा। एक ही कथन गलत है, सॉरी तीसरा कथन क्या है, गलत है। इसी एक ही कथन सही है। वो कौन सा था, तो वो था केवल दो, सॉरी केवल वन था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या, सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जो प्रश्न न समझ में आ रहा तो एक बार फिर पुनः पीछे घूम के मतलब मुड़ा के मतलब रिवर्स करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न 58 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। तो इस पूछा कि इसमें कौन सा क्या है, सही है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 संवैधानिक निरंकुशता का अधिक सिद्धांत था। तो ये क्या है, सही है। पहला क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 केंद्र में द्विसदनीय बाध्यता का प्रावधान किया गया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये दो ऑप्शन है कि केंद्रीय भारत शासन अधिनियम 1919 केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन जो आंसर में दिया है ये इसका गलत नहीं दिया है। तो एक बार अपने स्तर पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि 1853 का चार्टर एक्ट भारतीय संविधान विधान परिषद की स्थापना। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई थी और विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अर्थात 1 और 3 हो जाएगा। और 1 और 3 इसमें देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसको एक बार अपने स्तर पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका दूसरा क्या है, गलत है। खैर अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान भारतीयों की से इसमें कह रहा है कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो देखिए पहला है कि देखिए भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में ही मतलब रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। कौन सा पार्टी, तो ये यहाँ पे एक दो बार प्रश्न भी पूछ चुका है कौन सा पार्टी ने किया है। तो देखिए स्वराज पार्टी ने, किसने, तो ये स्वराज पार्टी है। तो देखिए इसमें पहला कथन क्या है, सही है। इसका पहला जो कथन है वो क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। तो देखिए इसका दूसरा जो कह रहा है वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। तो देखिए ये भी कथन क्या है, सही है। अर्थात पहला और दूसरा वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी सुमेलित करने वाला है तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। देखिए पहला कार्य 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। पहला कथन क्या है, सही है। पहला देखिए पहला का पहला एक ए का ए से सही सुमेलित है, ए का ए से सही सुमेलित है। फिर 9 दिसंबर 1946 तो क्या हुआ था, तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी, अर्थात ये भी सुमेलित है, सामने सामने थे। फिर 2 सितंबर 1946 तो अंतरिम सरकार का गठन।
तो ये भी क्या है, सामने सामने ही सुमेलित है। और 22 जनवरी 1947 को भारत के एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तो इसी दिन देखिए भारत का जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था वो पारित हुआ था। अर्थात देखिए जो भी इसमें है सामने सामने ही सुमेलित है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है इसमें। अगला प्रश्न 61 का है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें सही सुमेलित पूछा है, कौन सा सही सुमेलित। प्रश्न संख्या कौन सा है, 61। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। तो देखिए पहला कथन क्या है, इसमें सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि समान अधिकार बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज उचित दर में देते हैं। समान अधिकार बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज उचित दर में देते हैं। देखिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा, सकारात्मक कार्रवाई, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। तो देखिए सकारात्मक कार्रवाई बैंक वरिष्ठ नागरिक को ब्याज की मतलब सकारात्मक कार्रवाई में बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की उचित दर देते हैं। तो 2 और 3 इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर केवल एक कथन एक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिकारों को महत्व को दर्शाता है। ये कह रहा है, पहला कह रहा है व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार बहुत ही आवश्यक हैं। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार हैं बहुत ही आवश्यक हैं। तो देखिए पहला कथन ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है ये समाज और राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी क्या है, सही है। ये सुदृढ़ कल्याणकारी राज्य की स्थापना निभाते हैं। अर्थात ये भी क्या है, सही है। अर्थात 1, 2, 3 तीनों सही हैं। देखिए तो देखिए व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार बहुत ही आवश्यक होता है। और अधिकार समाज और राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अधिकार प्रजातंत्र का आधार है। जैसे कि प्रोफेसर वार्कर के अनुसार व्यक्ति के अधिकारों को स्पष्ट दर्शन से ही स्वतंत्रता का विचार एक वास्तविक अर्थ प्राप्त करता है। और उसके अभाव में स्वतंत्रता एक खोखली या निरर्थक या व्यक्तिवाद एक काल्पनिक वस्तु रह जाती है। तो देखिए दोनों कथन क्या है, इसमें सही है। सॉरी तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी में ही दिया क्या, 1, 2, 3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी से क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः कथन का अर्थ है। प्रश्न क्या 63 कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए पहला कथन थोड़ा सा बिल पढ़ेंगे तो सबको पता होगा। तो पहला कथन क्या है, इसमें सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान देखिए हम जो पहले ऊपर कथन बोला ना, हमको लगा मतलब 12 जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 से लेके अनुच्छेद 36 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए ये क्या है, गलत है। क्योंकि 36 से 13 से नहीं स्टार्ट हुआ है बल्कि 12 से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो सॉरी 12 में, हाँ भाग 3, हाँ नहीं आर्टिकल 12 में अनुच्छेद मतलब हाँ आर्टिकल 12 में राज्य को ही प्रभावित किया मतलब परिभाषित किया गया है। तो पहला कथन तो क्या है, गलत है। ठीक, पहला कथन क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। क्योंकि देखिए भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। और बाद में संविधान के वहाँ पे प्रथम 10वें संशोधन द्वारा संविधान में अधिकार घोषणा पत्र को जोड़ा गया था। खैर तीसरा कथन देखते हैं। ये कह रहा है कि ये अधिकार प्रकृति में न्यायसंगत है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 32 कौन सा, तो आर्टिकल 32 के तहत और जो कोई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और नहीं तो उच्च न्यायालय जाना हो तो आर्टिकल 226 के अनुसार। तो पहला कथन क्या है, गलत है। दूसरा सही है। तीसरा का चौथा कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के अवधि के दौरान कहाँ गया, हाँ राष्ट्रीय आपातकाल के
अवधि के दौरान अनुच्छेद 19 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार नष्ट किए कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ 19 से 21 नहीं, ये 20 21 है, ठीक है। तो अर्थात दो ये भी क्या है, गलत है, पहला गलत है और लास्ट गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए 2 और 3 जिस भी ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। 2 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम, ये कह रहा है 1935 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से किसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो दलित जातियों के लिए, वयस्क बच्चों, महिलाओं या महिला मजदूर वर्ग के लिए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या कौन सा है, ये है 64। तो देखिए उसमें शामिल कौन कौन हुआ था भाई, तो देखिए दलित जातियाँ शामिल हुई थी, और दलित जातियाँ शामिल हुई थी, और देखिए वयस्क छात्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, अर्थात ये नहीं होगा। अब देखिए दो जिसमें भी होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 2 है, ये भी कैंसिल, सॉरी ए में है कैंसिल, बी में है ये भी कैंसिल। अब बचा 1 3 4 और 1 4। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, दूसरा भी सही था और ये चौथा भी सही है। तो ये मजदूर वर्ग है, ये भी क्या है, सही सम्मिलित था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। एक मिनट, थोड़ा सा हम उसको लग रहा है उल्टा बोल दिए, बी में, हाँ नहीं नहीं सही है, ठीक है। बी मतलब 2 और 3 शामिल थे, इसलिए 1 3 4, 1 3 4 वयस्क छात्र नहीं थे, 3 मतलब महिलाएं थे, मजदूर वर्ग का था। 1 3 4 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा, सी इसका सही हो जाएगा। अगला कार्य, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के पृथक की व्यवस्था करने समय नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनी कार्यनिधि का आधार बनाया। फिर भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसे प्रावधान किए हैं कि कोई भी अंग अपने स्वार्थ के लिए संविधान को नष्ट नहीं कर सकता, और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया से संसद एवं मंत्रिमंडल के कार्यों पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा, देखिए दूसरा तो इसमें क्या है, गलत है, इसमें दूसरा क्या है, गलत है, पहला क्या है, सही है। नहीं, पहला भी इसमें सही है, दूसरा भी सही है, केवल इसमें तीसरा गलत है। तीसरा क्या है, गलत है, अर्थात 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है, क्योंकि इसमें 1 और 2 दिया है। अगला प्रश्न 66 का रहा है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना में शामिल तत्व कौन कौन से हैं। आप सभी लोग पता हो कि 1773 के एक्ट, मतलब जो 1773 का केशवानंद आया था वाद, उसके माध्यम से मूल संरचना के बारे में बताया गया, और पूछा इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं मतलब मूल संरचना के अंतर्गत। तो पहला दिया है कल्याणकारी राज्य, तो ये तो सम्मिलित है। और क्या है, तो कानून शासन, ये भी क्या है, सही है। एकल नागरिकता, तो देखिए ये मूल संरचना में शामिल नहीं किया गया था, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता सही। और चौथा कह रहा है कि सरकार की संसदीय प्रणाली, तो ये भी क्या है, मूल संरचना में शामिल है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत, ये भी स्वतंत्र मतलब मूल संरचना में ही शामिल है। अर्थात 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 का रहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 का रहा है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। ये कहा किसने था भाई, तो किस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण या BN राव के द्वारा। तो ये जो कथन था, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं? पहला क्या दिया इसमें? तो देखिए पहला दिया है विधि का शासन। क्या दिया है? विधि का शासन। तो देखिए ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय शासन, तो देखिए ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, तो देखिए जो मौलिक कर्तव्य है ये पूर्ण रूप से मतलब ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया, जो वर्तमान में अब रूस है। और चौथा भी जो है ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया। चूँकि इसमें पूछा कौन कौन सा ब्रिटेन से लिया गया है, तो 1 और 2 है जो ब्रिटेन से ही लिया गया, अर्थात आप इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए विधि के शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सारे के सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला प्रश्न 69 का, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है भाई? संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो इसमें पहला कह रहा है कि एक संघीय ढांचे के एक राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार, या एक सरकार जिसे मुखिया नाममात्र शक्तियों का आनंद ले सके, या एक सरकार जिसकी मुखिया नाममात्र शक्तियों का आनंद लेता है, या संविधान की शर्तों द्वारा सीमित रखा जाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? सही होगा कि संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। तो देखिए संवैधानिक सरकार का मूल तत्व एक नियम कानून या बुनियादी कानूनों का अस्तित्व है, जो किसी दिए गए क्षेत्र के सार्वजनिक कार्यालय और धारकों के समाज सभी सदस्यों को बांधता है ये। तो खैर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से कैसे भिन्न है? तो पहला इसमें कह रहा है कि कानून के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च संप्रभु है, लेकिन भारत में संसद की कानून बनाने की शक्ति सीमित है। देखिए पहला ही कथन क्या है? सही है। इसमें पहला कथन क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या कौन सा है? 70। तो देखिए पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा का क्या कर रहा है कि भारत में संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संशोधन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। तो देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संविधान के प्रावधान, दूसरा स्रोत देश है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो देखिए मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, ये जो है भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे को हम लोग क्या कहते थे? ये यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर कहते हैं, मतलब वहाँ से लिया गया था। और अगला कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो राष्ट्रपति के निर्वाचन, उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन, ये सभी के सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। अर्थात दूसरा इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। दूसरा सही सुमेलित नहीं, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। पहला सुमेलित है। अगला कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो देखिए विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है। कहाँ से? तो ये जापान से लिया गया है, अर्थात ये भी क्या है? सही है। दो कितना सही हो गया? देखिए एक सही हो गया, दो सही हो गया। ऊपर जो एक था ये दो वाला कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कनाडा से लिया गया था, वो क्या था? गलत था, क्योंकि वो आयरलैंड से लिया गया था। और चौथा कह रहा है भारत व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी ऑस्ट्रेलिया से प्रावधान लिया गया है। तो देखिए ये भी क्या है? सही है। अर्थात 1 2 3 इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? एक तरफ समिति दिया है, दूसरे तरफ उसका गठन वर्ष दिया है। तो देखिए कोठारी समिति कब आया था? तो देखिए कोठारी समिति जो थी ये 1900 इसमें दिया क्या है? 1976 दिया है ना। तो जो कोठारी समिति थी 1976 में ही आया था। तो पहला क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है सतीश चंद्र समिति। तो सतीश चंद्र जो समिति थी ये 1989 में आया था, अर्थात ये भी सही है। ये मतलब एक भी सही है, दो भी सही है। अब तीसरा देखते हैं होटा समिति। तो होटा समिति भी 2004 में ही आया था, अर्थात ये भी सही है। अर्थात 1 2 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 का रहा है कि भारतीय संविधान में भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। तो देखिए पहला कथन क्या है? इसमें सही है।
दूसरा कह रहा है पहले भारतीय सिविल सेवक रमेश चंद्र दत्त थे, तो ये क्या है, गलत है। जो पहले भारतीय सिविल सेवक थे रमेश दत्त नहीं थे, बल्कि कौन थे, ये सत्येंद्रनाथ टैगोर, हाँ सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, एस एन सिन्हा, सॉरी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसलिए पहला दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मतलब सॉरी दूसरा क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें रमेश दत्त दिया है, जबकि ये पहले भारतीय सिविल सेवक नहीं थे। अर्थात केवल वन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 74 कह रहा है कि संविधान सभा में पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के उपवर्जित आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, भूपेन हजारिका, गोपीनाथ बारदोलाई या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये कौन थे, ये गोपीनाथ बारदोलाई थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपीनाथ बारदोलाई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है इस सेट का, देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है, मतलब इसमें पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला जो कह रहा है कि अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के क्षेत्रों को छोड़कर उप समिति कौन थे, तो ए बी ठक्कर थे। संघीय शक्तियों संबंधित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा क्या दे रहा है कि संघीय संविधान समिति को इसका दिया है, संघीय संविधान समिति दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए सी इसमें क्या है, गलत है, क्योंकि जो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद न होकर बल्कि कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रहा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। तो इस सेट में इतना ही था, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो मतलब बोलने में या कहीं मतलब कुछ प्रश्नों की व्याख्या करने में मतलब कुछ गलत हो जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उसका सुझाव आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में दे दें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।